नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस एथोलॉजी के इस नए एपिसोड में। अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं रामायण महाभारत से, बहुत ज़्यादा। एक जो चीज़ हम ज़रूर सीखते हैं वो है कि हम निराशाजनक ना हों और उसमें शास्त्र हमको बहुत मदद करते हैं कि जब हम अपनी आशा खो बैठते हैं, तब हमको जब हमको कुछ दिखता नहीं है, तब हमारे साथ शास्त्र खड़े हो जाते हैं। ये मेरे साथ होता है, ये आपके साथ भी होगा और लोगों के साथ भी होगा। शास्त्रों को जब हम छोड़ देते हैं, तब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचता है। ये शास्त्र विधिं उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न शांतिं परामगतिम्। सिद्धि, सिद्धि मतलब सक्सेस नहीं मिलती। शास्त्रों के साथ सक्सेस मिलती है। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण से शुरू करूँगा। भागवत पुराण में पृथु महाराज का उदाहरण। जब आपको युद्ध में जब आपको कोई रास्ता दिखे ना, उस समय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक। परामर्श करें आपस टीम के साथ और फिर एक नया रास्ता ढूंढें। अगर हम इतिहास को देखते हैं, युद्ध में जीत उसकी होती है जो निरंतर बदलाव लाता है युद्ध करने की प्रणाली में। इसलिए आप देखेंगे कि महाभारत युद्ध में 18 दिनों में 36 से ज्यादा व्यूहों का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। व्यू मतलब होता है फॉर्मेशंस, चक्र व्यू बोलते हैं। व्यू मतलब फॉर्मेशंस, मतलब किस तरह, अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो फॉर्मेशन बोलेंगे, मतलब हिंदी में तो व्यू का मतलब यही होगा, व्यू। तो ये जो व्यू बनाए जाते हैं, ये परिणाम को देख के बनाए जाते हैं, इंद्रजाल को देख के बनाए जाते हैं कि इंद्रजाल क्या है, परिणाम क्या है, लक्ष्य क्या है। इन तीनों के ऊपर व्यू बनते हैं और उसको कैसे अचीव किया जाए। हर दिन नया व्यू। रामायण का युद्ध अगर हम देखें, तो रामायण का युद्ध हुआ करीब मे बी 20 दिन या 22 दिन, कुछ बोलते हैं 25 दिन, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन भयंकर युद्ध था। विश्व में 2 युद्ध हुए हैं, रामायण का युद्ध और महाभारत का युद्ध, बाकी सब जियोपॉलिटिकल युद्ध है। मैं जियोपॉलिटिक्स शब्द का अर्थ ढूँढ रहा था, कैसे देखा जाए? अब पॉलिटिक्स का अर्थ है कि दूसरे के अधिकारों को मार दिया जाए, इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है, उसका अर्थ कुछ और ही आता है। इंग्लिश जो पॉलिटिक्स शब्द है, उसका अर्थ आता है अधर्म, क्योंकि वो दूसरे को मारने के लिए, खत्म करने के लिए है। तो कलयुग में जियोपॉलिटिक्स का अर्थ क्या हो गया कि कि आपने किस तरह दूसरे की ज़मीन हथिया ली और किस तरह आपने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए ताकि दूसरों को खत्म कर दिया जाए। ये हुआ अर्थ। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको वही मानसिकता को आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हमारे धर्मशास्त्रों की बात करें, नाम आता है राजनीति। राजनीति में सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है अज की पूजा। अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता, परमात्मा का जन्म नहीं होता। तो ऐसी नीति जिससे सब लोग भगवान की सेवा में लग जाएँ, संसिते हरितोषणम, उसको राजनीति बोलते हैं। मतलब राजनीति में सनातन धर्म श्रेष्ठ होता है और जियोपॉलिटिक्स में असुरवाद श्रेष्ठ होता है। ये लिटिल मीनिंग से मैं किसी पे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो इस अर्थ समझा रहा हूँ जो मेरे को समझ में आ रहे हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि नया व्यू, नए परिणाम। ये जनरल है, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। पृथु महाराज के सामने बड़ी घोर समस्या थी। वेन से उनका जन्म हुआ था। महर्षियों ने उनके वेन की जांघों से उनका जन्म किया
और उनके पिता का जो साम्राज्य था, वो लिटरली खत्म खत्म हो गया था। क्योंकि उन्होंने जितना ज़्यादा समाज में उन्होंने अ, जिस तरह कार्य किए, धन समाप्त हो गया। अब किस तरह धर्म लाया जाए? क्योंकि जब धर्म खत्म होता है, तो पृथ्वी जो है, जितने भी जूल्स होते हैं या फिर जो मणि है, जो महत्वपूर्ण सोना है, उसको ज़मीन के नीचे दबाती जाती है, नीचे लेती जाती है। तो आपको ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए। जब कोई उपाय नहीं ढूँढा उनको दिखा नहीं, उनको ये समझ में आया कि पृथ्वी ने उनके सारे धन को छुपा लिया है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पृथ्वी को ही दंड देता हूँ और उन्होंने अपने धनुष बाण लेके क्योंकि पृथु महाराज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान के ही अवतार हैं। तो पृथु महाराज ने धनुष बाण लेके भूमि में को दंड देने की सोची, पृथु महाराज ने। ऐसा किसी ने देखा नहीं होगा क्योंकि हम लोग अर्थ को हमेशा मृत मान के जो आजकल नया मनोभाव चला है, उसे चलते हैं। ऐसा नहीं है। भूमि देवी सजग हैं, दिखती हैं और वो सजीवित है और वो हमेशा किसी न किसी तरीके से अपना प्रभाव दिखाती भी है। लेकिन पृथु महाराज ने सोचा कि ये भूमि का ये भूमि का दोष है। तो उन्होंने भूमि को दंड देने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा कि मैं पूरी भूमि को भी दंड देता हूँ क्योंकि यही कारण है मेरे समाज की दरिद्रता का। उस समय जो है पूरे विश्व पे राज भारत 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 हमेशा भारत क्षेत्र जो है भारतवर्ष जो है हमेशा पृथ्वी का प्रधान क्षेत्र रहा है। इसलिए यहाँ की जनसंख्या हमेशा ज़्यादा रही है। प्रधान क्षेत्र है, मेन है। बाकी सब जगह टेम्परेरी है। बाकी सब जगह धर्म जो है जितना आप भारत से दूर जाएँगे, धर्म का प्रभाव कम होगा और लोगों में सुख शांति भी कम होती है। आपको लगेगा कि अरे! कितना अच्छा है, लोग रह रहे हैं, हैप्पी हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको पूरे समाज का माप लेना पड़ता है, नॉट जस्ट 1 फैमिली या 2 फैमिली या 10 फैमिली। तो उसमें आपको जनरल मीडियन पॉइंटर्स पे जाना पड़ता है। तो मीडियन पॉइंटर्स पे जाएँगे तो शांति नहीं है। अगर रेयर केसेज़ में जाएँगे तो शांति दिखेगी क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब जगह धर्म के लोग विलुप्त हो गए हैं, पूरी पृथ्वी पे हैं। बौद्ध व्यक्ति भी आपको दिखेंगे जो सुख है, सुखी है। तो उन्होंने दंड देने का कोशिश करा और भूमि देवी सामने आई और उन्होंने उनको समझाया कि अगर आप इस प्रकार मथेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। और तो उन्होंने वो सब उपाय किए। इसीलिए इस पृथ्वी का नाम उन्हीं के ऊपर पड़ गया पृथ्वी। क्योंकि वो उन्होंने संरक्षण दिया तो पिता के समान हो गए वो भूमि के। तो इससे नाम पड़ गया पृथ्वी। पृथु की भूमि पृथ्वी। लेकिन अब जो अगर हम देखें आज के समाज में देखें, ऐसा अपॉर्च्युनिटीज़ किसी के पास है नहीं। महाभारत का युद्ध देखते हैं डेली नया व्यू और उसके बाद उसका आउटकम पे बातें। और अगर हम रामायण में युद्ध देखते हैं भगवान राम का भी डेली व्यू लेकिन वहाँ पे भगवान राम बैठे हैं तो बात अलग हो जाती है, इट्स पर्सनल। बट वहाँ पे भी डेली स्ट्रैटेजीज़ बन रही हैं और नए आउटकम्स की खोज हो रही है। इसी तरह हमको अपने जीवन में भी करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊँ वापस, हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, है ना? क्योंकि घोर चिंतन का भी विषय है। अगर हम ये मैप देखें, आप देखें मैप, ये भारत की सीमाएँ हैं इस समय की। अच्छा, आपको इतिहास बता दूँ कि पृथु महाराज ने ज़्यादातर भूमि को समतल बनाया था, फ्लैट। बहुत सारे पहाड़ों को उन्होंने काट के, तोड़ के बनाया है, समतल किया। तो भूमि की बात कर रहा हूँ, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। तो भारत के पास भी बहुत दुश्मन है।
जैसे आज का सबसे बड़ा दुश्मन जो है तुर्की है, ये तो क्रिएट ही किया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा और मुसलमानों ने क्रिएट किया है। और फिर है आपका ये पार्ट चीन, ये भारत के बहुत बड़े दुश्मन हैं और उसका कारण भी है क्योंकि ये सारे देश कभी न कभी पूर्व में पिछले इतिहास में भारत के प्रांत भी रहे हैं। तो इनका एक जो दुश्मनी है स्वाभाविक है। ये हमेशा से ही दुश्मन रहे हैं भरतवंशियों के। अभी से नहीं है, हमेशा से। तो ये और अगर आप महाभारत का भी युद्ध देखें तो इन्होंने सबने दुर्योधन का साथ दिया था, बिलीव मी। तो वो सब लोग नॉट बिलीव में पढ़ सकते हैं रामायण। मेरे में बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। महाभारत आप पढ़ सकते हैं। दुर्योधन का साथ दिया था। तो इनको भी मारने के लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी की आवश्यकता पड़ी थी युधिष्ठिर महाराज को और वो थी इनको मतलब वो तो उस समय तो ये लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि ये सब टैक्स देते थे और लड़ने के लिए आए थे इनके राजाओं के साथ महाभारत युद्ध में। लेकिन जब राजसूय यज्ञ हुआ था तब यहाँ पे अर्जुन ने जाके इनको मतलब पूर्व दिशा में उत्तरी पूर्व में अर्जुन ने किया और पूर्व में भीम ने किया। तो उत्तरी दिशा अगर हम पूर्व देखें भारत का पूर्व देखें तो सूर्य का अगर मूवमेंट देखें तो वही पूर्व होता है। तो भारत का पूर्व शंघाई की तरफ आएगा, है ना? और अगर हम पश्चिम की दिशा में देखें तो भारत का पश्चिम जाएगा यूरोप की तरफ, उस तरफ जाएगा। मतलब इस मैप में बात कर रहा हूँ। और अगर हम एक्चुअली में हम देखें तो पश्चिम जो है वो भारत का उस तरफ जाएगा, उत्तरी पश्चिम की दिशा में और पूर्व जो है जाएगा भारत का अगर हम वास्तविक में देखें जापान की तरफ जाएगा, यू नो व्हिच इज़ हियर, राइट हियर, है ना? उस तरफ जाएगा। तो मैं दूसरे मैप की बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो दोनों साइड से अगर हम देखें तो देयर इज़ अ ग्रेट चांस ऑफ यूटिलाइजिंग ओल्ड नॉलेज सिस्टम। देखिए, हमारे रीसेंट मेमोरी का जो इतिहास है, जो सबसे क्लोज़ेस्ट है, वो है चोल राजा। चोल राजाओं ने भयंकर स्ट्रैटेजी से पूर्वोत्तरों को कॉन्कर किया। उन्होंने वही मैप यूज़ किए, जो महाभारत में लिखे हुए हैं, वही मैप्स यूज़ किए, जो धौम्य ऋषि बताते हैं। उन्होंने समुद्र के माध्यम से समुद्र के माध्यम से आप देखिए, समुद्र के माध्यम से चोल राजा जो है, वो इस रीजन से हैं, पांड्य राजाओं के वंशज हैं। वो समुद्र के को फ़ॉलो करते बड़ी-बड़ी सेनाओं के साथ बहुत बड़ी सेनाएँ थी उनकी। उन्होंने सिर्फ़ भूमि का पालन करते और जहाँ भी गए, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े युद्ध किए। ये बात कोई बताता नहीं है। हुँ? जो जो सिंगापुर जो है, वो शनि के नाम पे बना हुआ है। शनि संगणापुर मतलब आजकल ही महाराष्ट्र में एक जगह है, उसके नाम पे बना हुआ है। और ये जो पूरे रीजन्स है देखिए, विकिपीडिया में जाएँगे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जयद्रथ वो 2 सिंगापुर के बारे में, उनके पुराने हिंदू राजाओं के बारे में और अभी तो नॉन कम्युनिस्ट किंगडम है, डेमोक्रेसी चलती है लेकिन इन अ कंट्रोल्ड वे सिंगापुर में। बट एनीवे उन्होंने भूमि का पालन करते हुए इन सब जगहों पे वापस उन्होंने ट्रेड शुरू किया। भारत से एक्सपोर्ट, वहाँ से इम्पोर्ट और धीरे-धीरे वही लोकल एक्सपोर्ट और लोकल इकोनॉमीज़ को उन्होंने इग्नाइट किया, आगे बढ़ाया उसको और पूरे ही क्षेत्र में हर जगह जहाँ-जहाँ गए, जहाँ भी उनको पुराने स्थल दिखे धार्मिक, उन्होंने वहाँ पे बड़े-बड़े मंदिर बनवाए क्योंकि धन की कमी नहीं थी उनके पास और धन उपार्जन के लिए आपको शौर्य की आवश्यकता होती है। बिना शौर्य के धर्म नहीं आता, बिना तेज के धन नहीं आता। ये इतिहास है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चोल राजाओं ने मैं आपको बताऊँ कि पूरा का पूरा चीन और साउथ कोरिया, ये सब उनके अंडर आया था।
और ये जो क्षेत्र है फिलीपींस और ये सब, यहाँ पे वो गए, यहाँ से कलिमंथन नाम भी उन्होंने वापस रखा है। वो भी एक एक पुराणों में ज्ञान होता है कि जो जो कुछ आचार्य उसको कोट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जैसे कुछ आचार्य ने कोट किया जो जो कली नाम का जो कालिया नाम का जो नाग था, वो वृंदावन से भागकर वो इस तरफ कहीं पर आया था। तो इसलिए नाम उसका कुछ आचार्यों ने कालीमंथन इस तरह रखा हुआ है। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो गया है फिजी की तरफ। अनेक वर्णन है उसके। लेकिन ये क्षेत्र तो पहले से ही रामायण का था और घटोत्कच का भी था। घटोत्कच का भी था। तो चोल राजाओं ने वो सारे नक्शे यूज़ कर के इस तरफ गए और इन सब जगहों के वो नाम वही हैं, जो चोल राजाओं ने या तो पुराने नाम को आगे ल लाए हो या फिर वो नए नामों को आगे लेकर आए। और हर जगह उन्होंने कैसे युद्ध किया, उसका एक अलग ही स्ट्रैटेजी है। जैसे कि ये जो पार्ट है कलिमंथन का, इसको उन्होंने सेनाओं के द्वारा कैप्चर किया, मिलिट्री विक्ट्री। और उसका एक जगह है वेरी खास, इस इधर एक जगह है, ये संपित। यहाँ से उनका युद्ध शुरू हुआ, संपित से। संस्कृत के नाम है सारे, मोस्ट ऑफ देम, है ना? ये समरिंद, बालिकपपम, अमुन्ताई, तो ये यहाँ से शुरू हुआ उनका, संपित। और इसके बाद वो इन टापू में गए और फिर वहां से, और यहाँ पे उनका दूसरा अभियान चल रहा था, जो थाईलैंड और इंडोनेशिया के थ्रू जाता है। और उन्होंने इन सब जगहों पर राज किया। पहले साउथ चाइना पे राज किया, फिर उसके बाद वहां से उत्तरी चीन में गए। ये इतिहास को बहुत सारे चाइनीज बता नहीं पाते हैं। तो 3 उनके मेन उपाय थे। जैसे हर कैंपेन का नया उपाय होता है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भारत और पाकिस्तान का, जिसमें कि बहुत ही सोच समझ के कर रहे हैं भारत, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोक नहीं सकते। हर दिन नया व्यू, हर दिन नया उपाय। जैसे महाभारत में हुआ, हर दिन 36 युगों का निर्माण हुआ। एक कौरवों की तरफ से, एक उनकी तरफ से, पांडवों की तरफ से। अंत में जाके सारे व्यू रुक गए। बिकॉज़ वो जो व्यू थे, उनका कोई वैल्यू नहीं रहा कि लोग इतने कम बच गए। 17-18 दिनों में कुछ नहीं बचा उसके बाद, 17 दिन, 18 दिन। बट बाकी समय व्यूहों की रचना हुई है और डेली नए व्यू के साथ उन्होंने आक्रमण किया है हर जगह। तो आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हर समस्या का उपाय होता है और हर समस्या के उपाय को हमको एक नए व्यू की तरफ से देखना पड़ता है। एंड दिस इज द मैसेज। और हमारे पास पुराने बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं, जिसको हम लोग, जैसे मकर व्यू होता है, शेन व्यू होता है, और भी अनेक प्रकार के व्यू होते हैं, जैसे सर्वतोमुख व्यू होता है, व्याल व्यू होता है, अनेक प्रकार के। ये सारे जो व्यू हैं, जानवरों के आ, शरीर के हिसाब से एक्सप्लेन किए जाते हैं। एक्सप्लेन, ताकि हमको आइडिया हो कि क्या चल रहा है। जैसे हमने आगे बोला मकर व्यू, तो हमको मालूम है कि वो मगरमच्छ है। अब उसके शार्क बोलते हैं, कुछ लोग मगर बोलते हैं, वो मगरमच्छ है। उसकी आँखों पे क्या होगा, उसके पंखों पे क्या होगा, ऑल सो चीज़ हम देखते हैं, प्लैंक्स। एंड उसके हिसाब से काउंटर व्यू बनाया जाता है और इसको डिक्लेयर किया जाता है कि वॉरियर्स आर इन द फ्रंट, और कुछ छिपे हुए रहते हैं। एंड दिस इज हाउ यू मूव फॉरवर्ड। अगर दूसरे को ज्ञान होता है तो वो देख सकते हैं, अगर नहीं होगा तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्या स्ट्रैटेजी है दुश्मन की और किस प्रकार से उसपे नया उसका उपाय ढूँढा जाए। आज के लिए इतना ही। आप हमारे कोर्सेज़ में जुड़िए, गुरुकुल कोर्सेज़ में। हम लोग को सपोर्ट करिए, हम लोग को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता रहती है। और चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले शो में। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।